सर मैं फिलहाल समय समय ओके। बस दोस्त, नमस्कार सबको। आज हमारे पास है लीव रूल का चैप्टर। पहला जो होगा लीव रूल के ऊपर होगा और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सब लोग समझते हैं फोन किया, घर से मोबाइल किया, हम छुट्टी पे चले गए, 10 दिन 20 दिन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसे बड़े इंपॉर्टेंट है और सीरियसली लेना, इसको समझना, क्योंकि इसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग दूसरे कंडक्ट रूल और दूसरे पे लगती है, यहाँ भी जो है लीव रूल के ऊपर भी अभी आप आगे देखेंगे तो ये भी उसमें कवर होता है। इसलिए सीरियसली देखो और सब चीजों को समझने की कोशिश करो कि आपके क्या राइट्स हैं और आपको क्या करना है और किस तरह से जो है लीव अप्लाई करनी है। सब चीजें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे देना है, ज्वाइन कैसे करना है, कंबाइंड कैसे होगी, हॉलीडेज का क्या होगा, तो ये सब चीजें इसमें कवर होगी। सबसे पहले मैंने रूल्स जो है जो मेन है उनको यहाँ ले आया हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 करके लाया हूँ। जो मेन चीजें हैं वो स्लाइड में है और वही बताएंगे। तो पहला है राइट टू लीव। ये रूल 7 है, सीसीएस लीव रूल 1972 1972 का। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। तो लीव का कोई आपका राइट नहीं है। इसमें समझने की बात है कि आपने एप्लीकेशन भेजी, इंटीमेट कर दिया तो छुट्टी हो गई, ग्रांट हो गई, ये नहीं है। आपका राइट नहीं है कि आपने भेजा और हो गया काम, जब तक वो सैंक्शन नहीं होगी। तो लीव कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मैटर ऑफ राइट। ठीक है। सेकंड है व्हेन द एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस सो रिक्वायर, लीव ऑफ एनी काइंड मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी competent to grant it, but it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due to applied to and applied for except at in the written request of the government servant. एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, वर्क आपने छुट्टी अप्लाई किया है, लीव अप्लाई किया है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको अल्टर नहीं कर सकते। अल्टर करने का मतलब आपने 10 दिन का अप्लाई किया, बोले नहीं जी 5 दिन का, या ईएल बोला तो उसे कन्वर्ट कर दिया, नहीं जी ये दूसरी वाली काइंड ले लो, वो नहीं कर सकते। आपको रिफ्यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कि नहीं ये छुट्टी हम आपको ग्रांट नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट। जो आपके क्रेडिट में जितनी भी लीव है, जब जब डिसमिसल, रिमूवल, रेजिग्नेशन आपका होगा तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 39 रूल जो है उसमें लीव इनकेसमेंट का सारा प्रावधान है। लीव इनकेसमेंट के बारे में बताया जाता है, जब रिजाइन करोगे, रिटायर होगे, रिमूव होगा, डिसमिसल होगा तो क्या क्या आपके इंटाइटलमेंट होंगे या किस तरह से इनकेसमेंट होगा। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 39 on dismissal or removal or resignation, any claim to leave to the credit of government servant ceases from the date of such dismissal or resignation or removal. तो 39 में लीव इनकेसमेंट में जो स्पेसिफिक चीजें दी गई, उसके अलावा जैसे ही कोई रिजाइन करता है, रिमूव होता है, तो उसके राइट्स, उसके जो उसके क्रेडिट में जितना भी लीव है उसके वो राइट्स खत्म हो जाते हैं, उसका क्लेम खत्म हो जाता है। Next, when a government servant applies for another post under Government of India, but outside his parent office or department through proper channel, and required to resign from his post before taking up new appointment, such resignation shall not result in the lapse of leave to his credit. आप थ्रू प्रॉपर चैनल कहीं अप्लाई करते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी पोस्ट के ऊपर, तो जब भी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाएंगे तो आपके क्रेडिट में जो लीव होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, या इन कैश होगा, जैसा भी रूल पे अप्लाई करेगा। जो अपना ऑटोनोमस से जाते हैं, ऑटोनोमस से देखिए, इसमें ऑटोनोमस से जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोनोमस में जितना आपके पास लीव है वो आपके क्रेडिट में अप टू 300 डेज ईएल या जो एचपीएल के साथ मिलकर होता है 300 डेज टोटल, वो आपको इनकैश हो जाता है और वहां भी आपके क्रेडिट में जाएगा, वो वहां जाने के बाद वो भी आपको इनकैश होगा। ये रूल है इसमें। लेकिन जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे तब आप इसको ले सकते हैं। When dismissed or removed but subsequently reinstated on appeal or revision,
he shall be entitled to count for leave his credit service prior to dismissal or removal. कई बार क्या होता है केस डिसमिनरी केस में डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन अपील करते हैं, जो भी डिसमिस होते हैं रिमूव होते हैं और रीस्टेट हो जाते हैं, वापस अपील करेंगे नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज को, उनको लगा तो ऑर्डर हो गए, वो वापस आ गए सर्विस में। तो ऐसे केसेस में जो उनकी लीव उस डिसमिसल से पहले या उसके पहले के पीरियड में थी, वो सब उसके क्रेडिट में रहेगी और काउंट होगी। If a retired government servant on compensation, invalid pension or gratuity is re-employed and his past service is counted, he shall be entitled to count his former service towards leave. यहाँ भी कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, इनवैलिड पेंशन, कंपनसेशन और ग्रेजुएटी, जो भी रिटायर होता है, इनवैलिड पेंशन वगैरह दूसरी चीजें आप लोगों के रिटायरमेंट वाला चैप्टर। इनवैलिड पेंशन को जनरली क्या होता है, जो मेडिकली कोड आउट हो जाते हैं, इज री एम्प्लॉयड, अगर उसको री एम्प्लॉय किया जाता है तो उसकी पास सर्विस भी काउंट होगी, जो उसका लीव था लीव के एंटाइटलमेंट के लिए और क्रेडिट करने के लिए। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर काइंड। कम्यूटेशन का मतलब है चेंज करना, एक से दूसरे में किस तरह से कम्यूट करना है, कन्वर्ट करना है। और एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time of leave was granted, but the government servant cannot claim such commutation as a matter of right. आपने 4 दिन का CL अप्लाई किया और ज्वाइन किया, आप आ गए ऑफिस में, आ गए, आपको लगा मेरे पास EL भी सफिशिएंट है, मैं ये ले लेता हूँ, क्यों नहीं? तो आप एक कन्वर्जन की रिक्वेस्ट दोगे कि मैं जो 4 दिन की CL थी या आपकी EL थी उसको कन्वर्ट कराना है, मैं इसको कन्वर्ट कराना चाहती हूँ दूसरी काइंड में, EL को EL में, EL को दूसरे काइंड में, तो वो उसमें वो कमिट हो सकती है, लेकिन आपका राइट नहीं है। आप रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे, अथॉरिटीज का वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो नहीं करे, उनका डिस्क्रिप्शन है। Such request must be prepared within a period of 30 days after joining of duty after expiry of relevant spell of the leave availed by him, but cannot be done after the employee ceases to be in service. इसका मतलब यह है कि छुट्टी से आप वापस आए, लीव के बाद वापस आए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिक्वेस्ट डालना है। 31वां दिन होता है आपका राइट खत्म, रिक्वेस्ट डालने का भी रिक्वेस्ट राइट खत्म हो गया, तो विद इन 30 डेज आपको रिक्वेस्ट करना है और अथॉरिटी उसमें डिसीजन देंगे। लेकिन कोई जिसकी सर्विस सीज हो गई, रिटायरमेंट या किसी वजह से, वो रिटायरमेंट के बाद ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। सपोज करो 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है, 21 से 25 तक छुट्टी थी, वो 2 तारीख को रिटायरमेंट के बाद रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कंसिडर नहीं होगी, वो विद इन सर्विस आपको रहना है। सच कम्यूटेशन ऑफ लीव शैल बी सब्जेक्ट to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted. Any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrear due to him shall be paid. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए किसी ने अर्न लीव अप्लाई करा था 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते की अर्न लीव के बाद लौटे, उन्होंने बोला मैं SPL ले लेता हूँ, कन्वर्जन की रिक्वेस्ट डाली, अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया। अब क्या रिजल्ट क्या होगा, 7 डेज की जो आपकी सैलरी ड्रॉ हुई थी, फुल हुई थी, SPL में हाफ होती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब ऐसा कन्वर्जन होगा तो ये आपकी सैलरी एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि वो रिकवरी हो जाएगी 7 दिन की नेक्स्ट पे बिल से। ये वो रूल है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। रूल 11 है कि जो डिफरेंट आपकी अलग अलग आपने लीव ली, उनको कैसे कंबाइन करेंगे। आप EL पे चले गए, 5 दिन EL में थे, अचानक आपकी तबियत खराब हुई, आपने मेडिकल भेज दिया, कम्यूटेड लीव पे चले गए, 5 के बाद 10 दिन आपका कम्यूटेड लीव हो गया, तो एक अमाउंट कंबाइंड होगी या नहीं होगी और कैसे होगी, ये इस रूल में है। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन और विद इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। तो ये परमिसिबल है कंबाइन करना, ठीक है। तो अर्न लीव के साथ आपका जो है रेगुलर लीव के साथ रेगुलर लीव ही कंबाइंड होगी, CL यहाँ कंबाइंड नहीं होती। आप सोचे कि मैं 5 दिन की EL चले गए थे, उसके बाद 2 दिन के कैजुअल लीव इसके साथ कंबाइंड कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, ना वो ग्रांट होगी। तो नीचे वाले में देखिए कैजुअल लीव का मैंने कर दिया, कैजुअल लीव विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव अंडर दिस रूल शैल नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर दिस रूल।
तो कैजुअल लीव इसमें कंबाइंड नहीं होगी किसी रेगुलर लीव के साथ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मैक्सिमम कितने समय तक छुट्टी पर रह सकता है, कंटिन्यूअस पीरियड, डिफरेंट स्पेल नहीं है। कोई आदमी 10 साल भी रह सकता है, 1 महीना 2 महीना हो सकता है उसके अकाउंट में उसने 10 साल अवेल कर ली, लेकिन एक कंटिन्यूअस पीरियड, आज से मैं चले गया छुट्टी पर लीव के ऊपर, तो कंटिन्यूअस पीरियड कितना होगा, अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस अदरवाइज डिटरमाइन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर, अनलेस द प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट को पावर है 5 साल के ऊपर भी कर सकते हैं कंटिन्यूअस, बशर्ते वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो, बीमार हो, कोई लंबा, वो सारी चीजें आगे भी रूल में आएंगी कमिटी में, लेकिन कंटिन्यूअस जो है 5 साल के बाद तक किसी को नहीं देना। अगर कोई रेगुलर लीव एक साथ चल रही है कंटिन्यूएशन में, तो मैक्सिमम पीरियड है 5 इयर्स का, ग्रांट कर सकते हैं छुट्टी। एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव, अब इसमें है कि आप लीव के ऊपर है, यहां से 1 महीने का लीव ले लिया, किसी दूसरी जगह जाके जॉब कर रहे हैं। A government servant other than a government servant who has been permitted a limited amount of private practice or who has permitted to undertake casual literary work or service as an examiner or similar employment while on leave, including leave preparatory to retirement, shall not take part in any service or employment elsewhere, including the setting up of a private professional practice such as accountant, consultant, or legal or medical practitioner without obtaining the previous sanction of the president. If the proposed service or employment lies elsewhere than India, or the authority empowered to appoint him if the proposed service or employment lies in India. जो विद इन इंडिया है, इंडिया से बाहर है, तो लीव में आप प्रीवियस सैंक्शन के साथ कुछ चीजें हैं जो उसमें दी गई, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, लीगल, तो ये सब कर सकते हैं लेकिन विद परमिशन। और इंडिया से बाहर है तो प्रेसिडेंट की परमिशन है। प्रेसिडेंट आईसीआर के मामले में होते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आपने पढ़ा होगा, बायलॉज देखे होंगे, बायलॉज पढ़े होंगे, बायलॉज पढ़े हैं सब लोगों ने, आपने किसी ने? सब लोग क्या कीजिए ना, मैं शेयर भी कर दूंगा, मेरे से ले जाना, बायलॉज है, रूल्स बहुत ऐसे हैं जो आईसीआर के, डेलीगेशन ऑफ पावर है, मैनुअल्स हैं, वो आप रखिए, समय हो पढ़ो, निकाला मोबाइल में रख दिया तो उससे काफी जानकारी मिलती है। आईसीआर के बायलॉज तो कम से कम सब लोगों को पढ़ लेने चाहिए कि हमारा आईसीआर है क्या, बना कैसे, कब बना, कौन कौन उसकी अथॉरिटीज हैं, क्या क्या उसमें रूल्स हैं, क्या उनके पावर फंक्शंस हैं, सब कुछ है उसमें। तो ये इसमें विद ड्यू परमिशन आप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लीव, अब एप्लीकेशन ऑफ लीव है, कोई भी सिंपल कागज में उठाया जी मैं छुट्टी चले गया, छुट्टी जा रहा हूं, तो एक फॉर्मेट है हर चीज का, तो इसका फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 यहाँ लगाया नहीं, ऑफिस में सब जगह रहता है फॉर्म 1, तो फॉर्म 1 में ही आप अप्लाई करेंगे, अपनी लीव एप्लीकेशन देंगे। ऐसा नहीं कि जी सिंपल कागज में या अपना कोई फॉर्मेट बना के दे दिया। तो फॉर्म 1 में जो है सभी के, मुझे लगता है सेंटर में भी, हेडक्वार्टर सब जगह है, केवल उसी में अप्लाई करेंगे। लीव अकाउंट क्या है? लीव अकाउंट जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जानते हैं, फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 लीव अकाउंट होता है। सर्विस बुक में जो आपका लीव अकाउंट है वो फॉर्म 2 में होता है। उसमें आपका जब आप ज्वाइन करते हैं उस डेट से और जब तक रिटायर होते हैं पूरा लीव अकाउंट चलता है। डेबिट क्रेडिट जो अवेल किया आपने वो सारा उसमें, अर्न लीव एंड एचपीएल, 2 चीज क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में। आपके जो है अभी वो आगे ईएलओ में आएगा, तो ये फॉर्म 2 में होता है। अटेस्टेशन, अब ये इसका पार्ट नहीं था लेकिन मैं ले आया हूं क्योंकि बहुत जगह बड़ा मिसकंसेप्शन है, और मैं 2-1 सेंटर में भी गया, मैंने वहां भी देखा, फिर मैंने बोला नहीं भाई मेरी सर्विस बुक तो हेड साहब के पास भेज दो, जबकि डब्ल्यू सब जगह अपने साइन मार देते हैं। देखिए, अटेस्टेशन ऑफ एंट्रीज, कोई भी एंट्री हो, चाहे लीव की हो या किसी भी प्रकार की, ऑल एंट्रीज इन सर्विस बुक टू बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। या तो हेड ऑफ ऑफिस करेंगे या उनके द्वारा ऑथराइज ऑफिसर। हमारे चीफ साहब उन्होंने ऑथराइज किया डब्ल्यू को कि आप एंट्रीज को अटेस्ट कीजिए, जो भी एंट्रीज होती है डब्ल्यू अटेस्ट करते हैं।
The entries in the service book of such authorized officer shall be attested by the head of office. अब अगर उन्होंने डबल को करा है तो सर्विस जो डबल की सर्विस बुक होगी वो कौन करेंगे? जिन्होंने ऑथराइज किया है, हेड ऑफ ऑफिस करेंगे. हाउएवर द एंट्रीज इन सर्विस बुक ऑफ हेड ऑफ ऑफिस बाय द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी. ठीक है ना. तो सेंटर में क्या है सब, और मैं जानता नहीं बहुत ज्यादा डबल अपने भी सब एंट्रीज कर रहे हैं, जबकि वो हेड्स को करनी चाहिए अटेस्ट, चाहे लीव अकाउंट हो, किसी भी टाइप की एंट्री हो. वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव बिफोर सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट. रूल 16 है. नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इट्स एडमिसिबिलिटी हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अथॉरिटी मेंटेनिंग द लीव अकाउंट. तो लीव की एप्लीकेशन आई, अब सैंक्शन होना है. सैंक्शनिंग अथॉरिटीज के पास जा रही है. जो भी लीव अकाउंट मेंटेन करते हैं, चाहे डबल हो या चाहे कोई भी हो, वो उसकी एडमिसिबिलिटी लिखे. कैजुअल लीव है, एचपीएल है, अर्न लीव है, किसी भी टाइप का है, कि इतने डेज का लीव इनके पास एडमिसिबल है, अवेलेबल इनके क्रेडिट में, और इट कैन बी सैंक्शन. तो जब तक ये लीव एडमिसिबिलिटी एप्लीकेशन के ऊपर वेरीफाई ना हो, सर्टिफाई ना हो, अथॉरिटीज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके अकाउंट में नहीं है और उन्होंने सीधा कर दिया. तो इस चीज का ध्यान रखिए जो भी डील करते हैं, कि पूरी एडमिसिबिलिटी जब भी सबमिट करें आप अथॉरिटीज को आगे, तो उसमें डाल दीजिए भाई कितना अर्न लीव, कितना एचपीएल इनके अकाउंट में है. आपके जो लीव एप्लीकेशन है उसमें देखा होगा कि कितना डेज लीव एडमिसिबल फ्रॉम, एक सर्टिफिकेट होता है, नीचे डब्ल्यू या जो भी अथॉराइज ऑफिसर है वो साइन करते हैं. तो उसका ध्यान रखिए जब भी सैंक्शन कराए ब्लैंक करके मत भेजिए, या आप नोट शीट में डाल दें तो उसमें भी एडमिसिबिलिटी दिखाइए. The order sanctioning leave shall indicate the balance of earned leave, half pay leave at the credit of government servant. ये रूल में बहुत क्लियर है. जब भी आप लीव ऑर्डर करें, एक पैरा आपके अकाउंट में इस लीव को अवेल करने के बाद कितना लीव रह गया है ये आप बताइए, ताकि उस एम्प्लॉय को पता चले मेरे पास कितना है और मैं कितना ले सकता हूँ. वो उसी हिसाब से अपना प्लान करेगा, या उसे पता रहेगा कि मेरे पास अब इतनी ही छुट्टी है, मैं जाना है नहीं जाना. तो ये मैंडेटरी है, ये आप डालिए. जितने भी लोग बनाते हैं लीव ऑर्डर, तो इसको जरूर डालिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लीव कितनी रह गई है अवेल करने के बाद. Where there is a reason to believe that obtaining of admissibility report will be unduly delayed, the authority is competent to grant leave may calculate on the basis of available information the amount of leave admissible to the government servant and issue provisional sanction of leave for a period not exceeding 60 days. देखिए कोई ट्रांसफर होके आया, सर्विस बुक नहीं आई, हमारे पास सर्विस बुक नहीं, अब हम कैसे करेंगे? उन्होंने अप्लाई कर दिया, मुझे 10 दिन का, 20 दिन के, 30 दिन की लीव दे दो. तो ऐसे केसेस में एडमिसिबिलिटी जो है देखने के लिए अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है. या तो वो इंटीमेट करते हैं, कई बार एलपीसी में भेज देते हैं, अदरवाइज नहीं भी भेजेंगे तो जनरली क्या करें, उनसे लिखा दें जी मेरी एज पर मेरे लीव अकाउंट इतना लीव मेरे पास क्रेडिट में था. अगर ऐसा कोई केस बनता है तो सैंक्शन हो जाएगी, बट प्रोविजनल होगी वो सैंक्शन, और उसकी कंफर्मेशन होगी जब लीव अकाउंट आ जाएगा. द ग्रांट ऑफ लीव अंडर अबव रूल shall subject to verification by the authority maintaining the leave account and a modified sanction for period of leave may be issued where necessary. तो यह मॉडिफिकेशन हो सकता है, उनके अकाउंट में नहीं था, ठीक है ना. किसी ने किसी के अकाउंट में 10 दिन है, बोला नहीं जी मेरे तो अकाउंट में 20 दिन थी. अब सर्टिफिकेशन क्या है, या तो आप उसके ऑफिस से मांगे या उस पर रिलाई कीजिए, तो वहां मॉडिफिकेशन की संभावना है. नहीं था इनके अकाउंट में, अब क्या करना, ठीक है 10 दिन का यूएल कर दीजिए, मॉडिफाई करना पड़ेगा पूरे ऑर्डर को. तो वो प्रोविजनल होगा, उसमें जब सैंक्शन कभी करें तो उसमें लिख दीजिए ये प्रोविजनली सैंक्शन की जाती है, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ लीव अकाउंट. तो आपके पास पूरा अधिकार रहेगा, पूरे जो है आप अगला जो लीव ऑर्डर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसको उसके कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं. लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज. कब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ग्रांट नहीं करना चाहिए, जो डील करते हैं वो इन चीजों को देख लेंगे. लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम अ कॉम्पिटेंट फिनिशिंग अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू डिसमिस, रिमूव और कंपल्सरी रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस. कोई डिसिप्लिनरी केस आपके यहाँ चल रहा है, उसका लीव केस आया है, तो अथॉरिटीज के पास भेजिए, सर आप डिसाइड करिए, क्योंकि उनके माइंड में रहता है इस केस में क्या होना है.
ठीक है ना, वो कब केस चलते हैं, केस चल रहे होते हैं तो पता रहता है क्या होता है। तो वहां जो है किसी को इन केसेस में कोई लीव ग्रांट नहीं करनी। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गजेटेड एंड नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि कहाँ से मेडिकल लाए, किसका मेडिकल लाए, कौन ऑथराइज है कौन नॉन ऑथराइज है, वो चीज यहाँ पर आएगी। अब गवर्नमेंट, ये पहले जो रूल थे पुरानी बुक में मत देखना, अभी 2000 में भी एक डीओपीटी का आया था, मैंने उससे निकाला है और वही अभी चल रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट गजेटेड और नॉन गजेटेड who is a CGHS beneficiary and is living in area covered by CGHS at the time of illness shall be required to produce the medical fitness certificate in prescribed form either from CGHS doctor or a government hospital। देखिए दोनों को उसको दो जगह की लिबर्टी दे दी है CGHS वाले को। जो CGHS का बेनिफिशियरी है, CGHS कवर्ड सिटी में रह रहा है, जो बीमार था, तो वो CGHS डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला सकते हैं, या उनको दोनों की जरूरत। और गवर्नमेंट सर्वेंट गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों, हु इज नॉट अ CGHS बेनिफिशियरी, जो CGHS बेनिफिशियरी नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है, ICR के सारे इंस्टीट्यूट हैं, CGHS बेनिफिशियरी एक्सेप्ट जो दिल्ली वाले हैं। उन केसेस में क्या होगा, हमारे पे क्या अप्लाई करेगा ये देखिए आप। Who is not a CGHS beneficiary, including a government servant who has opted out of the CGHS or is a CGHS card holder, but at the time of illness is not living in an area covered by CGHS, is proceeds outside the headquarter on duty, leave etc. वो क्या करेंगे, will produce medical certificate from his AMA, provided that a non-gazetted government servant can be allowed to produce medical certificate from an RMP if there is no AMA available within a radius of 8 km of his residence or place of temporary stay outside the headquarter। अब हम लोग जो है, हम किससे, AMA ऑथराइज मेडिकल कौन है हमारे, ऑथराइज के हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी ऑथराइज AMA होते हैं हमारे। देखिए दो चीज होती है, एक होती है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑथराइज एज AMA, और AMA हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, CGHS के भी हैं, ऑथराइज भी हैं। तो सारे डॉक्टर जो ऑथराइज हैं, जो अथॉरिटीज ने ऑथराइज किए हैं, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए, उन डॉक्टर्स के हम लेके आएंगे। और जो नॉन गजेटेड है, किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां की कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या दूसरी चीजें नहीं है, ये मेडिकल ऑफिसर नहीं है जो AMA है, अगर जो 8 किलोमीटर के नहीं है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको ये लिबर्टी है, उनको ये छूट है, रिलैक्सेशन है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि किसी काउंसिल, जो आप समझते हैं जो इनका मेडिकल काउंसिल होते हैं, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ये ध्यान रखना है कि झोला छाप वाला ना हो। बहुत सी जगह डॉक्टर होते हैं रजिस्टर्ड नहीं होते, कहीं है ना, फर्जी डॉक्टर भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना है वो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि सबके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड अपने उसमें डाल के रखते हैं, लेटर हेड में या जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो उनसे लेके आ सकते हैं। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अब इसे देखना इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडोर ट्रीटमेंट परमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड अंडर CGHS CSMA रूल, और गवर्नमेंट सर्वेंट गजेटेड और नॉन गजेटेड वेदर अ CGHS beneficiary or not may produce the requisite medical fitness certificate from the authorized doctor of such a hospital in case his hospitalization indoor treatment is on account of particular kind of disease for the treatment of which concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare। जहां हॉस्पिटलाइजेशन होगा CSMA रूल में, CGHS जितने हमारे हॉस्पिटल है CGHS के इम्पैनल, वहां से केवल उन्हीं जो डिजीज है जिसके लिए वो ऑथराइज किए गए हैं, आप इनका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट कर सकते हो, केवल उन्हीं का ही मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा और लगेगा और वैलिड होगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। जो डिजीज नहीं है उनका वो दे नहीं सकते और ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, यह रूल बताता। दिस रिलैक्सेशन विल नॉट बी एडमिसिबल in case of any day-to-day outdoor treatment or indoor treatment in respect of any other disease। जो देखिए वो क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन इंडोर ट्रीटमेंट की बात हुई थी, लंबा जो प्रोलॉन्ग होता। अब OPD में जाएंगे, OPD में 2 दिन 10 दिन 5 दिन का है, तो उसमें रिलैक्सेशन है यहाँ पर। इंडोर का और आउटडोर का इस चीज को समझना है ना। वो आउटडोर का किसी भी
ट्रीटमेंट का ले सकते हैं आप। लेकिन जहां इंडोर का होगा तो आपको परमिटेड इन है, ऊपर लिखा है परमिटेड इन है, हॉस्पिटलाइजेशन इंडोर ट्रीटमेंट परमिटेड, आपको परमिट किया गया भाई, ठीक है, रेफरल लेके जाते हैं आप, परमिट किया जाता है आपको, तो वहां से उन्हीं डिजीज का जो कि परमिसिबल है, जिसके लिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया। हर हॉस्पिटल को पर्टिकुलर डिजीज के लिए किया जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है उनको नहीं होता, इम्पैनलमेंट में वो नहीं होती है, कवर होती है, तो ये चीज ध्यान रखने की है। The authority competent to grant leave may at its discretion secure a second medical opinion by requesting a government medical officer not below the rank of a civil surgeon or staff surgeon to have the applicant medically examined on the earliest possible date. अब क्या है कि किसी ने कमिटेड लीव की एप्लीकेशन भेज दी मेडिकल ग्राउंड पे, मेडिकल भेज दिया, अथॉरिटी सर्टिफाइड नहीं है, जेन्युइन नहीं लगता, या कोई उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई इन्होंने 30 दिन का मेडिकल दिया है, 30 दिन नहीं इसमें ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, अगर जो कहीं ऐसा कोई डिसीजन होता है या ऐसा कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फील करते हैं तो वो उस एम्प्लॉय को सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। वो भेजेंगे, लेटर लिखेंगे सीएमओ को, हम लोगों ने देहरादून से भी भेजे हैं, जब लगा डायरेक्टर साहब को उन्होंने ठीक है सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले लीजिए, हमने पर्टिकुलर हॉस्पिटल के डॉक्टर को भेजा कि हम अपने इस एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, आप इसका मेडिकल एग्जामिन कीजिए और बताइए जो इसने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया इस ट्रीटमेंट के लिए इतना समय चाहिए या ये इसकी डिजीज है, तो ये भी मेडिकल लीव में संभव है, अथॉरिटीज के पास पावर्स है, तो ये नहीं सोचना कि नहीं मेडिकल भेज दिया अब हो गया, ठीक है ना, तो ये उनके पास पावर्स है, वो कंफर्म करने के लिए बिल्कुल कहीं भी सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं। The grant of medical certificate does not itself confer upon the government servant concerned any right to leave. The medical certificate shall be forwarded to the competent authority to grant leave and order of that authority awaited. मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रांट हो गई है लीव, आप मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे और उनकी अप्रूवल का वेट करेंगे, ठीक है, बात आगे नंबर सेकंड, उनको लगता नहीं है तो सेकंड मेडिकल वो ग्रांट नहीं करेंगे और सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए आपको भेज देंगे, तो इसीलिए नीचे वाला ये प्रोविजन है। The authority competent to grant leave may in its discretion waive a production of a medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days at a time. Such leave shall not however be treated as on leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical ground. अब क्या होता है, कई बार खांसी बुखार जुकाम है, आपने एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजा, अपना लीव एप्लीकेशन भेजा, सर इलनेस है 2 दिन की मुझे लीव चाहिए, आप समझ रहे हैं कि 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा जनरल मेडिसिन से, तो यहाँ है कि यहाँ उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसे केसेज में आपकी लीव कहां से डेबिट होगी, अर्न लीव से, एचपीएल के अकाउंट में कम्यूट नहीं कर सकते आप, कम्यूटेशन ऑफ लीव है ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 दिन तक की विदाउट मेडिकल आप सर्टिफिकेट आप लीव ले सकते हैं। अब राइट नहीं है, वो अथॉरिटी चाहे तो आपसे मांग सकते हैं सर्टिफिकेट, लेकिन ये प्रावधान है, लिखा है नीचे टू बी डेबिटेड फ्रॉम अर्न लीव और एचपीएल अकाउंट एज अप्लाइड। एचपीएल का अकाउंट का मतलब होता है एचपीएल अप्लाई करेंगे, एचपीएल और कम्यूटेड लीव में आप फर्क समझते होंगे, एचपीएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं आप, लेकिन कम्यूटेड लीव के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही देना है, मेडिकल ग्राउंड पे ही मिलेगी। लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न फॉर ड्यूटी। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल लोग बीमार होते हैं, एक लंबा बीमारी चलती है, अब हो सकता है वो वापिस ना आ पाए, मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर देते हैं, वो सर्टिफाई करेंगे, अब वो कैसे होगा, ये रूल में है। When a medical authority has reported that there is no reasonable prospect that when a medical authority has reported that there is no reasonable prospect that a government servant will ever be fit to return to duty, leave shall not necessarily be refused to such government servant and be granted if due as under.
क्या क्या केस होंगे, किस किस तरीके से डील करेंगे। इफ मेडिकल अथॉरिटी इज अनेबल टू से विथ सर्टेनली दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर द सर्विस, लीव नॉट एक्सीडिंग 12 months in all may be granted but it shall not be extended without further reference to the medical authority। अब डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, डेफिनेट नहीं है कि कितने दिनों तक ये जो है आ सकते हैं, नहीं आ सकते, फिट हो सकते, नहीं हो सकते। ऐसे केसेस में मैक्सिमम जो है 12 महीने तक के आप मेडिकल उनको लीव सर्टिफिकेट पे लीव ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर एक्सटेंशन होगी आप फिर केस को रेफर करोगे उस मेडिकल अथॉरिटी को। अब आप दोबारा एग्जामिन कीजिए, बताइए कब मेडिकल फिट होंगे। तो फिटनेस जो है बहुत जरूरी है मेडिकल केसेस में डॉक्टर की। If a government servant is declared by a medical authority to be completely and permanently incapacitated for further service, leave or an extension of leave may be granted to him provided that amount of leave to be debited from leave account together with any period of leave beyond the date of report of medical authority does not exceed 6 months। तो अगर तो कहीं कोई मेडिकल अथॉरिटी को ये डेफिनेट है कि ये अब कंप्लीटली एंड परमानेंटली अब नौकरी करने लायक नहीं है, जॉब में रहने लायक नहीं है, ऐसे केसेस में अप्लाई करते हैं तो जो लीव ऑलरेडी है और मेडिकल अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया, टोटल 6 महीने से ज्यादा उनको लीव नहीं ग्रांट करनी और उसके बाद वो जाएंगे। हाँ कंटिन्यू भाई, आप इसका टाइटल पढ़ो, जो कि अनलाइकली टू बी फिट मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है। वो लीव की बात हो रही थी किसी भी काइंड की, हाँ मैक्सिमम की। ये है कि जिसको ये सर्टिफाई कर दिया आप नौकरी कर ही नहीं सकते, मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया बिल्कुल, समझ गए, ये उसके ऊपर है। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव, कब शुरू होती है और कब खत्म होती है लीव। खत्म शुरू होना और खत्म होना कब माना जाएगा, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड एंड रूल वाइज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज। Leave ordinarily begins on the date on which transfer of charge is effected and ends on the day proceeding that on charge is resumed। जिस दिन अपना चार्ज देते हैं, हर लीव जाते हैं, कोई ना कोई दूसरा चार्ज लेते हैं, चार्ज नहीं लेते तो ऑर्डर में लिखा जाता है विल लुक आफ्टर द चार्ज। तो जैसे ही आपने चार्ज दिया आपकी लीव शुरू हो गई और जब आपने रिज्यूम किया वापस लिया आपकी लीव खत्म हो गई। लेकिन एक्सेप्ट प्रोवाइडेड एंड रूल वाइज, ये 21 से 22 आ गए, 22 कॉम्बिनेशन ऑफ, अब आप कंबाइंड जो उसके साथ जुड़ रही है हॉलीडेज वगैरह, उन केसों को छोड़कर कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव। अब लीव के साथ क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह वगैरह। व्हेन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डे ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट लीव अदर देन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, या ध्यान रखना अदर देन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑन लीव या दूसरी लीव है, begins or immediately following the day on which he leaves expire is a holiday or one of series of holidays, the government servant shall be deemed to have been permitted except in cases where for administrative reason permission for prefixing suffixing holiday to leave specifically withheld। To prefix and suffix it and to leave his station at the close of day before or return to it the day following such holiday on the series of holiday provided। अब इसमें क्या है, आप लीव के ऊपर जा रहे हैं, पहले संडे है, ठीक है ना, तो वो प्रीफिक्स होगा, लेकिन अथॉरिटीज विदल्ट कर देती है, बोला नहीं आपको एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क में संडे को यही रहना है हेडक्वार्टर में। ऐसे केसेस में प्रीफिक्स नहीं हो सकता, राइट नहीं बन सकता आप। और ऐसे ही सफिक्स है, आपको लौटना है, आपको मंडे को ज्वाइन करना है, सैटरडे तक आप लीव है, मंडे ट्यूसडे संडे को संडे के बाद हॉलीडे है कुछ भी, तो वो आप सफिक्स करते हैं। लेकिन अगर तो अथॉरिटी लीव साइंसिंग अथॉरिटी ने एक्सीजेंसी सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के ऊपर आपको प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करने से मना कर दिया हो, रिफ्यूज कर दिया हो, विदल्ट कर दिया हो। अब ऐसे हिज ट्रांसफर और एजम्पशन ऑफ चार्ज डज नॉट इन्वॉल्व एनी हैंडलिंग। अब इन केसेज में मना किया जा सकता है कि किसी का चार्ज जहां कैश है, मनी है, दूसरे परमानेंट अदर देन परमानेंट एडवांसेस सिक्योरिटीज है, अगर जो वो उनको चार्ज एज्यूम कर रहे हैं और चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करने हैं, तो वो प्रीफिक्स सफिक्स मना कर सकते हैं। हिज अर्ली डिपार्चर डज नॉट इंटेल कॉरेस्पॉन्डिंगली अर्ली ट्रांसफर फ्रॉम अनदर स्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। आप सपोज कीजिए आप देहरादून में
देहरादून में किसी ने लीव पर जाना है मंडे से, उसका चार्ज लेना है, आगरा से चंडीगढ़ से किसी ने आना है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हिज अर्ली डिपार्चर, उसका उसके टूर से या उसको चार्ज लेने से पहले अर्ली डिपार्चर ना करना पड़े तो वो मना कर सकते हैं। The delay in his return does not involve corresponding delay in the transfer to another station of a government servant who was performing his duty. उसी तरह से जब वो वापस जा रहे हैं, जो आपका चार्ज लेके आए, तो वहां भी डिले ना हो, उनको दूसरी जगह चार्ज लेने में डिले ना हो, तो वहां भी अथॉरिटीज आपका प्रीफिक्स सफिक्स सफिक्स जो है, आने के लिए प्रीफिक्स और जाने के लिए सफिक्स रिफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन द केस ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, वहां प्रीफिक्स सफिक्स ऐसे होगा, when a government servant is certified medically unwell to attend the office holidays, if any immediately preceding the day he is so certified shall be allowed automatically to be prefixed to leave and the holidays. If any immediately succeeding the day he is so certified including that day shall be treated as part of leave. कोई, मैं संडे और मंडे का इसीलिए ले रहा हूं, मंडे से कोई मेडिकल पे जा रहा है, उसका मेडिकल ही मंडे को मिला है, संडे था पीछे, डॉक्टर के पास गए, आपको आज से जो है मंडे से जो है मेडिकल अनफिट डिक्लेयर कर दिया, तो संडे तो आपका प्रीफिक्स हो गया। अब आगे चले गए, सैटरडे आ गया, फिर संडे, सैटरडे को फिट कर दिया तो संडे आपका सफिक्स हो गया। लेकिन संडे को भी आप नहीं गए, आपने सोचा मंडे को जाकर फिटनेस लेंगे, डॉक्टर ने मंडे की डेट में डाल दिया कि आज आप फिट हैं, तो संडे आपका लीव काउंट हो जाएगा, ठीक है, तब आप ऑटोमेटिकली उसे सफिक्स नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी फिटनेस ही गवर्नमेंट के जॉब में आने के लिए मंडे को ही है, तो ऐसे केसेस में वो सफिक्स नहीं होगा। अब इसमें यह है कि कंपनसेटेड सीएच वगैरह लेते हैं, वो भी इसमें प्रीफिक्स सफिक्स हो सकती है, हॉलीडेज उसे ट्रीट किया जाएगा, जो सीएच होती है वो भी जस्ट लाइक हॉलीडेज माना जाएगा प्रीफिक्स सफिक्स के लिए। रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव, आप लीव के ऊपर चले गए, एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क में अथॉरिटी ने बोला नहीं जी वापिस आना है, वो आपको रिकॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं सैंक्शन हुआ आप चले गए तो आपका राइट हो गया, पहले बता दिया लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, आपने 10 दिन की लीव अप्लाई करी, आप चले गए, अथॉरिटी ने 5 दिन बाद लगा कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, कोई एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क है, आपको बुलाना है, आपको मेल करेंगे, लेटर लिखेंगे, आपको तुरंत वापस आना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या होगा देखो, इन केस अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, सच रिकॉल्ड टू ड्यूटी शैल बी ट्रीटेड एज कंपल्सरी इन ऑल केसेज एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर, तब क्या होगा, क्या आपका एंटाइटलमेंट क्या होगा, if leave from which recalled is India to be treated as on duty from the date of starting of journey from the station to which he ordered and to draw TA leave salary until he joins the post at the same rate at which he would have drawn but it for recalled to duty। अब क्या है, जब आपको बुलाया गया तो जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां से आपका एक तो ड्यूटी शुरू हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका टीए ट्रेवलिंग अलाउंस लीव सैलरी के पूरे एंटाइटलमेंट आपको शुरू हो जाएंगे जब ऐसे केसेस होते हैं। इफ लीव फ्रॉम विच रिकॉर्ड इज आउट ऑफ इंडिया टू काउंट द टाइम ऑफ स्पेंट ऑन जर्नी टू इंडिया ड्यूटी, आप बाहर है फॉरेन में, आपको बुलाया गया तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं वहीं से आपका ड्यूटी शुरू हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लीव to receive leave salary during journey to India and from the period of landing in India till the date of joining his post at the same rate at which he would have drawn it but for recalled duty। ऐसे में आपका ड्यूटी समझा जाएगा, लीव सैलरी के आप इंटाइटल होंगे, और उसके बाद फ्री पैसेज टू इंडिया, जहां से आप हैं वहां से जो है फ्री पैसेज, मतलब आपको टीए ट्रैवलिंग जो भी है, refund of his passage from India if he is not completed half the period of his leave by the date of leaving India on recall or 3 months whichever is shorter। तो अगर जो पीरियड है आपका छुट्टी का वो 3 महीने या जो छुट्टी आपने लिया था लीव उसका हाफ होगा,
तो आपका ये पैसेज फ्री पैसेज मिलेगा। टीए अलाउंस फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ लैंडिंग इन इंडिया टू प्लेस ऑफ, आप इंडिया आ गए, वो तो एयर पैसेज जो भी है वो आपको मिलेगा, उसके बाद यहां से आपका टीए बन जाएगा जहां पे आपने लैंड किया। रिटर्न फ्रॉम लीव, a government servant on leave shall not return to duty before the expiry of leave period of leave granted to him unless he is permitted to do so by the authority which granted him leave। अब देखिए कई बार क्या होता है, लोग 8-10 दिन की छुट्टी लेते हैं, 5 दिन बाद आ गए जी हम हमारा काम खत्म हो गया, हम आ गए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जब तक वो स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनको परमिट ना किया और लेंगे जी आई वांट टू ज्वाइन रिज्वाइन द पोस्ट आफ्टर लीव, जब तक वो परमिशन नहीं लेंगे वो नहीं आ सकते। शैल नॉट रिटर्न, बहुत क्लियर लिखा है, परमिशन लीजिए तभी रिटर्न होइए। A government servant on leave preparatory to retirement shall be prevented from returning to duty save with the consent of the authority competent to appoint him to the post from which he proceeded on leave preparatory to retirement। अब लीव प्रिपरेटरी होता है कि जब रिटायरमेंट पे लोग जाते हैं तो उनको तो 300 डेज उनके क्रेडिट में है लीव, वो लीव ले सकते हैं। प्रिपरेटिव रिटायरमेंट का मतलब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, भाई पोस्ट रिटायरमेंट क्या क्या कैसे कैसे करना। अब जो प्रिपरेटिव रिटायरमेंट है इसके लिए उनको प्रिवेंट किया जाएगा कि भाई आप जो है रिटर्न नहीं कर सकते लीव में गए तो, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ ध्यान देने की बात है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो परमिट कर सकती है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वर्ड इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि केवल अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही ये परमिट कर सकती है कि ठीक है आप रिज्वाइन कर सकते हो या रिटर्न हो सकते हो छुट्टी से। A government servant who has taken leave on medical certificate shall not return to duty until he has produced a medical certificate of fitness। ये बहुत क्लियर है इसमें कि कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट पे गया है, जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा कि आप मेडिकली फिट है, तब तक वो रिटर्न नहीं हो सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। एक 3 दिन वाला मैंने वो आपको बता दिया था पहले, जो जहां रिलैक्सेशन है। एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, अब ये मेन चीज है। Unless the authority competent to grant leave extend the leave, a government servant who remains absent after the end of leave is entitled no leave salary for the period of such absence, and that period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave। तो जब तक अथॉरिटी आपको परमिट ना करे तो कोई भी एम्प्लॉय लीव पे एंड अप्रूव्ड लीव जो है उसके एंड के बाद अगर एब्सेंट रहता है, उस केसेस में क्या होगा, वो अनऑथराइज लीव होती है क्योंकि वो सैंक्शन नहीं हुई, वहां आपको लीव सैलरी नहीं मिलेगी। बाद में रेगुलाइज होती है, वो चीजें अलग है, लेकिन अथॉरिटी क्या डिसीजन ले सकती है वो ये है, नो लीव सैलरी फॉर दैट पीरियड सच एब्सेंट। और इसमें लीव सैलरी के अलावा भी आपकी एब्सेंट आपके एसपीएल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी, एसपीएल से भी डिडक्ट होगी, और जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो ईएल ग्रांट हो जाएंगे। willful absence from duty after the expiry of leave renders a government servant liable to disciplinary action। लीव पर चले गए, वापस नहीं आ रहे, कोई रीजन नहीं है, कोई जस्टिफाइड आपका रीजन आपके पास नहीं है, विलफुली आप बैठे हैं घर में, इंटीमेट भी नहीं कर रहे, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन चलाया जा सकता है। रेंडर मतलब चलाया जा सकता होगा ही होगा अगर ये रेगुलाइज नहीं होती तो। The period of absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as disowned for all purpose such as increment, leave and pension। तो जो आपका एब्सेंट का है विलफुली इस तरह का लीव के बाद, जिसमें कि आपको बिल्कुल एब्सेंट था, अनऑथराइज एब्सेंस थी आपकी, और अथॉरिटी ने डिसाइड किया आपको कोई छुट्टी नहीं ग्रांट की जाएगी, ऐसे केसेस में क्या होगा, वो पीरियड डाइज नॉन घोषित कर दिया जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑल पर्पज
वो उतना पीरियड आपको इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा, लीव के लिए, पेंशन के लिए, इन चीजों के लिए नहीं काउंट होता है। Such absence without leave where it stands singly and not in continuation of in any authorized leave। अब यहाँ देखो कि सिंगली आप एकदम चले गए, किसी को पता ही नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, एक ऑथराइज लीव हो गई और एक अनऑथराइज लीव हो गई। ऑथराइज लीव के बाद गए, एक्सटेंड कर लिया, बिल्कुल एक्सटेंशन है, उसका रेगुलाइजेशन हो रहा वो अलग है, लेकिन बिना बताए बिना छुट्टी के आप गायब हैं। Such absence without leave, where it stands singly and not in continuation of any authorized leave of absence, will constitute an interruption of service for the purpose of pension, and unless the pension sanctioning authority exercise its power under Rule 27 of CSS pension rule to treat the period as period without allowance, the entire period past service will stand forfeit। ऐसे में जब बिल्कुल आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी ऑथराइज लीव के गायब है, तो आपका पास सर्विस का पीरियड बिल्कुल वॉश हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा, पिछला पीरियड बिल्कुल खत्म, जब तक कि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए इसे रिलैक्स ना कर दे, इसको अप्रूव ना कर दे। ठीक है। ओवर स्टेल ऑफ लीव इवन फॉर वन डे, अब देखिए ओवर स्टेल ऑफ लीव इवन फॉर वन डे is treated as misconduct if the fact and circumstances of the case warrant such action। आप लीव पे गए, ऑथराइज लीव पे गए, ओवर स्टे कर गए, आज तक थी, ओवर स्टे कर गए, नहीं आए, कोई आपकी इंटीमेशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, आपने परमिशन ली नहीं जी मैं ओवर स्टे कर रहा हूं या आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं, इवन एक दिन भी हो तो मिसकंडक्ट में काउंट होगा और जो भी इसके एक्शन बनते हैं मिसकंडक्ट रूल में वो इस पर लागू होंगे। Disobedience of order to rejoin duty within the specified period would afford good and sufficient reason for initiating disciplinary action under CCA rule 1965। Disobedience of order to rejoin duty within the specified period, अब लीव पे है, आपको ऑर्डर किया गया आप रिज्वाइन कीजिए, एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, आपको जो है ज्वाइन करना जरूरी है, आप 10 तारीख तक ज्वाइन कीजिए, नहीं आया, गायब है, तो would afford good and sufficient reason for initiating disciplinary। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल सही कारण होगा, समझिए। एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और स्टेल ऑफ लीव, ये भी उसी कंटिन्यूएशन में है। When a temporary government servant applies for leave beyond the prescribed limit of UL and leave sanctioning authority is not satisfied to grant leave, leave cannot be granted, he may be asked to rejoin duty within a specified date, failing which disciplinary action under CCS। ये टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के जैसे जाएगा उसको बुलाया जाएगा, नहीं आएगा आप एक्शन शुरू कर दीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन। लीव में क्या है कि लोग कई दिनों तक वेट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, एक्शन शुरू कर देना, कुछ पता नहीं चलता जो चला गया कितने दिनों बाद आएगा, आप उसको बस वार्निंग नोटिस भेज के उनसे जो है रीजन मंगवाएं, जस्टिफिकेशन ले, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट हिमसेल्फ एब्रप्टली और अप्लाइज फॉर लीव विच इज रिफ्यूज्ड इन एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस एंड स्टिल he happens to be absent himself from duty, such period may be treated as an authorized absence resulting loss of pay and allowances and thus a break in service। ये देखिए इसमें साफ है कि जानबूझकर बिल्कुल कोई गायब है और अप्लाई करता है लेकिन रिफ्यूज कर गई, लीव आपने अप्लाई की, मना कर दी, नहीं जी आपको लीव नहीं ग्रांट की जाती है। ऐसे में और फिर भी आपने लीव अप्लाई करी कल से, आज अथॉरिटी ने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, फिर भी आप चले गए, ऐसे केसेस में इसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा, पे एंड अलाउंस का लॉस होगा और ब्रेक इन सर्विस जो पास्ट पीरियड है वो क्लॉज में लगेगा। इफ द ग्राउंड ऑफ सच अनऑथराइज्ड एब्सेंस आर जस्टिफाइड, द लीव ऑफ काइंड अप्लाइड फॉर एंड ड्यू एडमिसिबल में बी ग्रांटेड। अब सपोज करो ऐसा हो गया कि आज आपको रिफ्यूज कर दी गई, कल आप एडमिट हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया परिवार में, कोई मतलब मिसहैपनिंग हो गई, ऐसे केसेस के लिए भी रिलैक्सेशन है, वहां अथॉरिटीज आपका केस देखेंगे, जस्टिफाइड रीजन होंगे तो
वो आपको जो भी काइंड आप अपने अप्लाई किया है लीव उसको ग्रांट करेंगी, ये इस रूल में है। तो एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे आपके पास वैलिड रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है, आज आपको मना कर दिया लेकिन कल देखिए, आज आप तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में एक्सीजेंसी ऑफ वर्क में कर दिया था, कल ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो गई, आपके भी कंट्रोल से बाहर है, तो यहाँ ये प्रावधान दिया होगा। अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है तो आप बताइए, प्रूफ दीजिए, तो आपको लीव सैंक्शन हो जाएगा, रेगुलाइज हो जाएगी वो। Remaining absent without any authority or deserting the post shall be deemed as cause an interruption of or break in service unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of LTC and eligibility for appeal. तो वही जो इंटरप्शन ऑफ सर्विस हम पीछे बता रहे थे, इसका इफेक्ट एलटीसी पे पड़ेगा। अब इंटरप्शन हो गई, आज से आपकी नई जॉब आपने रिज्वाइन किया, आपसे नई शुरू होगी, आज से काउंट होना शुरू हो जाएगा आपका एलटीसी का एंटाइटलमेंट, या 1 साल वाला जो है पिछला पीरियड वॉश हो जाएगा। हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम का भी यही। पीरियड ऑफ ऑब्सेंस आर नॉट कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव। नहीं, ये रिपीट हुआ है मुझे लगता है, ये वाला लीव ऑब्सेंस, ये रिपीट हुआ है। अब आगे डिफरेंट काइंड ऑफ लीव, कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं और किस किस तरह से, क्रेडिट कैसे होता है, ग्रांट कैसे होता है, ये सब इसमें आएगा। अर्न लीव टू बी क्रेडिटेड इनटू लीव अकाउंट एट द रेट 2.5 दिन 2.5 days each completed calendar year, half year। ईयर नहीं, मंथ है यहाँ पर, और ये गलत टाइप हो रखा है। टू बी क्रेडिटेड इनटू लीव अकाउंट एट द रेट 2.5 days each completed month from the date of appointment while affording credit of earned leave, फ्रैक्शन ऑफ अ डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नियरेस्ट डे। तो जब आपने ज्वाइन किया, आपने 20 तारीख को ज्वाइन किया, 25 तारीख को ज्वाइन किया, तो आपका चूंकि कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मंथ से आपका क्रेडिट होना शुरू होगा। इस मंथ के लिए चूंकि कैलेंडर मंथ आपका कंप्लीट पूरा नहीं था, नेक्स्ट मंथ से 2.5 डे पर मंथ काउंट होगा, और टोटल में जब जाएगा 6 मंथ वाले में, तो नेक्स्ट हाफ में नेक्स्ट जो डे है वहां पर राउंड ऑफ हो जाएगा। 15.5 है, 16 हो जाएगा उसी तरीके से। टू बी क्रेडिटेड इन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट, ये सभी जानते हैं, 15 डेज 1 जनवरी को, 1 जुलाई को जो है आपका क्रेडिट हो जाता है। द क्रेडिट ऑफ हाफ ईयर इन दिस गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड विल बी अफोर्डेड एट द रेट ऑफ 2.5 days for each completed calendar month of service which is likely to be rendered in the calendar half year in which he is appointed। ये इसी से है, ऊपर से जुड़ा हुआ है फर्स्ट वाले से कि 2.5 days के जब आप ज्वाइन करते हैं, उस डेट से जो भी आपका कैलेंडर मंथ है कंप्लीटेड, वहां से 2.5 days आपका क्रेडिट होना शुरू होगा, हाफ 6 मंथ वाला। The credit for half year in which government servant is due to retire or resign from service will be afforded at the rate of 2.5 days for each completed month in that half year up to the date of retirement। ये सब जानते हैं, जो रिटायरमेंट है सितंबर में है, जून में है, मई में है, अप्रैल में, तो वो उसी महीने तक का, रिटायरमेंट वाले में उसी 6 मंथ का नहीं होगा, वहां उतने ही महीनों के लिए, उतने ही महीनों का आपका 2.5 days के काउंट करते हुए क्रेडिट हो जाएगा। When a government servant dies while in service, क्रेडिट ऑफ, अगर जो कोई गवर्नमेंट की डेथ हो जाती है, क्रेडिट ऑफ अर्न लीव एंड एचपीएल shall be allowed at the rate of 2.5 days and when a government servant dies while in service, credit of earned leave and SPL shall be allowed at the rate of 2.5 days and 5/3 days respectively for per completed month of service up to the date of death of government servant। अब ये देखिए, अप टू द डेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें क्या होता है, कैलेंडर किसी का 31 में है तो पूरा कैलेंडर मंथ आ गया है ना, नहीं है तो पिछले महीने तक जाएगा। ये अभी पहले क्या होता था कि इसमें प्रीसीडिंग मंथ एक प्रोविजन हुआ करता था, लेकिन बीच में अमेंड हुआ तो अप टू डेट ऑफ डेथ ले आए इसे,
ताकि किसी की 31st को डेथ होगी तो पूरा कैलेंडर मंथ फिर वो काउंट हो जाएगा। लोगों को वहां नुकसान होता तो इसे अमेंडमेंट इसमें आया था। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अवेल्ड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड और सम पीरियड ऑफ absence has been treated as died on in a half year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of next half year shall be reduced by 1/10th of the period of such leave and or died on subject to maximum of 15 days. ईओएल किसी की हुई या डाइज ऑन हुआ, जैसे ही आपका नेक्स्ट मंथ का क्रेडिट होगा, पिछले वाले 6 मंथ में कितना ईओएल था, डाइज ऑन था, टोटल करना 1/10 करके रिड्यूस कर देना है। सपोज करो किसी का 150 डेज था, 1/10 15 डेज हो गया, 15 डेज क्रेडिट किया और उसमें लीव अकाउंट में होता है ईओएल वाला और डाइज ऑन वाला, वहां आपने 15 डेज दिखाया और टोटल रिड्यूस हो गया, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जीरो आ गया। इसमें दोनों पीरियड है, लेकिन किसी का पूरा 180 डेज हो गया या 170 डेज हो गया, अब 170 डेज का क्या हो गया, 17 डेज 1/10, ऐसे में केवल 15 दिन ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्रेडिट ही आपका 15 डेज हुआ है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब ये है एक ज्वाइनिंग टाइम होता है। ज्वाइनिंग टाइम में मैं इसमें मोटा मोटा बताता हूं, पूरा पढ़ने के बजाय। ज्वाइनिंग टाइम में आपको पोस्ट ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग टाइम मिलता है 12 डेज, 15 डेज, इंटाइटलमेंट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। उसमें अगर अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम किसी वजह से आपने अवेल नहीं कर पाए, तो वो ज्वाइनिंग टाइम आपका जो अनअवेल्ड अनयूटिलाइज है आपके लीव अकाउंट में, अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन कब आपको ऑर्डर दिया गया हो, आज ऑर्डर दिए गए, कल से आप रिलीव है, आप जाके 3 दिन के अंदर ज्वाइन कीजिए सो एंड सो स्टेशन में, आपको अवेल करने का मौका नहीं दिया गया, ज्वाइनिंग टाइम आपका ड्यू था लेकिन आपको मौका नहीं दिया गया, आपको ऑर्डर कर दिया गया जी आप 3 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। ऐसे केसेस में नंबर 1, नंबर 2, ऐसे केसेस में जहां आप ज्वाइन करने जाएंगे और वापस आके अपनी फैमिली को फिर ले जाएंगे, क्योंकि आप गए और अरेंजमेंट आपको करने थे सारे, आप अर्ली चले गए और अरेंजमेंट करके आए और अपनी फैमिली को लेके गए। इन 2 केसेस में बहुत से क्या करते हैं, सीधा अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है जी, मैं तो वहां गया, फैमिली लेके भी चले गए, बहुत जगह हुआ है ऐसा, हमने भी देखा केसेस, और ऑफिस ने अनअवेल्ड ज्वाइन ने रिक्वेस्ट किया, कर दिया। लेकिन ये 2 पर्टिकुलर केस है जिसमें होना है, सभी केसेस में नहीं होना है। और मैक्सिमम जो अनअवेल्ड टाइम क्रेडिट होगा प्लस ऑलरेडी है, वो 300 डेज से ऊपर नहीं जाएगा। किसी के पास 298 है, अनअवेल्ड 10 दिन है, तो आपको 2 दिन करना है, सिर्फ 300 पहुंचा दिया, ऊपर का खत्म। Earned leave can be availed 180 days at a time with following exceptions. एक बार में 180 दिन से ज्यादा आप earned leave नहीं ले सकते, लेकिन exceptions है। Earned leave exceeding 180 days but not exceeding 300 days at a time may be granted to a group A and B officer if at least the quantum of leave in excess of 180 days is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Burma, Sri Lanka, नेपाल, पाकिस्तान, अगर ये स्पेंट हुआ हो पीरियड, तो आप 180 डेज से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 300 दिन से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 300 डेज। अर्न लीव में भी टेकन एट ए टाइम अप टू 300 डेज एट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। मैंने लीव प्रिपरेटरी का बताया था पहले, रिटायरमेंट में जब लोग जाने वाले होते हैं तो मैक्सिमम 300 दिन तक वो जो है लीव प्रिपरेटरी लेते हैं, ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एचपीएल, एचपीएल में 10 दिन आपका एडवांस में क्रेडिट होता है, जनवरी में और जुलाई में। 1 जुलाई को आपका राइट हो जाता है, आपका जो है क्रेडिट होगा। 5/3 इज कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ का आपका एंटाइटलमेंट है। फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट डे में। जहां भी आपका जो है डाइन ऑन का पीरियड होता है, उस पीरियड को पिछले जो हाफ ईयर में होता है, देखिए इसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है, डाइन ऑन का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है, अर्न लीव में भी गया और 1/18 आपका एचपीएल में भी चले गए। तो अर्न लीव में ईयूएल एंड डाइन ऑन दोनों मिलकर इफेक्ट डाल देंगे,
साथ के साथ डाइज नॉन में एचपीएल पे भी डालेगा वो पीरियड, उतना पीरियड। तो वहां पर आपको जो है 1/18 करके जो पीरियड निकलता है वो एचपीएल क्रेडिट करने के बाद उसे रिड्यूस किया जाता है, हो जाएगा थोड़ी देर में। एसपीएल में बी अवेल्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड और ऑन प्राइवेट अफेयर, दोनों चीजें हैं, चाहे आप मेडिकल ग्राउंड पे लीजिए चाहे प्राइवेट अफेयर्स पे लीजिए, क्योंकि यहाँ कम्यूटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ हाफ पे मिल रही है आपको। Commuted leave not exceeding the amount of HPL at the credit may be granted on medical certificate provided that the authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of government servant to return to duty on its expiry। तो जितना आपके commuted leave उतना ही लिमिट किया जा सकता है जितना आपके अकाउंट में एचपीएल है। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 100 डेज एचपीएल है तो आपको 50 ही commuted leave दी जा सकती है मेडिकल ग्राउंड पर। आप बोले जी मुझे 60 दिन का चाहिए, 60 दिन का नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको कम्यूटेशन होना है। ट्वाइस द लीव अप्लाइड ऑन मेडिकल ग्राउंड टू बी डेबिटेड अगेंस्ट एचपीएल। तो कमिट जो आप कमिटेड लीव लेंगे आपका ट्वाइस अ डे, मतलब एक कमिट पे 2 एचपीएल आपकी जाएंगी। फुल लीव सैलरी एडमिसिबल, चूंकि कमिट हो चुका, 2 एचपीएल जा चुकी है हर कमिटेड लीव पे, तो फुल सैलरी आपको वहां मिलेगी। मैक्सिमम 180 days HPL may be allowed to be committed during entire service for study leave purpose। तो स्टडी लीव के लिए अगर कोई गए हैं उनका पीरियड खत्म हो गया, अब उनको अपना स्टडी पूरा करना है तो 180 days HPL भी वो ले सकते हैं उसके साथ। If government servant on commuted leave resigns or requested for voluntary retirement without returning to duty, entire commuted leave to be treated as HPL with recovery of difference of leave। कोई कमिटेड लीव पे चले गए, रेजिग्नेशन भेज दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, अब जो जितनी भी उसने कमिटेड लीव ली थी, अवेल करी थी उस डेट तक, वो सब एचपीएल ट्रीट होगी और जो सैलरी होगी 50% वो रिकवरी होगी। नो रिकवरी ऑफ लीव सैलरी इफ रिटायरमेंट इज ड्यू टू इल हेल्थ इनकैपेसिटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस और इन द इवेंट ऑफ डेथ। ऊपर वाले 2 केसेस में अगर जो कोई बीमारी की वजह से या किसी हेल्थ ग्राउंड पे अक्षम हो गया है, नहीं वापस आ सकता, या उसकी डेथ हो गई, ऐसे केसेस में वो रिलैक्सेशन है, वो तब एचपीएल में नहीं आएगा, कोई लीव सैलरी की रिकवरी नहीं होगी, वो कमिटेड ही मानी जाएगी। 60 days commuted leave can be granted without production of medical certificate on adoption of a child। कोई चाइल्ड अगर अडॉप्ट करता है तो 60 डेज का कमिटेड लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पे दिया जा सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट नॉट नीडेड व्हेन कमिटेड लीव इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव पर आप हैं और आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके साथ ऐड कर रहे हैं मैटरनिटी लीव के बाद कमिटेड लीव, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू में कंप्लीट कर लीव नॉट ड्यू में बी ग्रांटेड टू परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं मोटे मोटे इनको बताता हूं क्योंकि इसे पढ़ेंगे बहुत लंबा है। लीव नॉट ड्यू, कोई जो भी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको मैक्सिमम 360 डेज या जितनी उनकी सर्विस बची है ये मानते हुए कि वो सब्सिक्वेंटली अर्न कर लेंगे एचपीएल, तो लीव नॉट ड्यू, आपके पास ड्यू नहीं है, समस्या आगे लेनी है, तो अथॉरिटीज, सैंक्शनिंग अथॉरिटीज आपको लीव नॉट ड्यू दे सकते हैं, एलएनडी जिसे बोलते हैं, लेकिन किस पे होगी? हाफ पे के ऊपर। और एचपीएल के ही अकाउंट में आपका अकाउंट आएगा, 10 दिन क्रेडिट किया जाएगा। एचपीएल आपने 50 दिन ली थी, 10 दिन क्रेडिट करके एचपीएल के साथ उसमें सर्विस बुक में है जो लीव अकाउंट है कि इतना लिया था वो डिडक्ट होता जाएगा। आपके पास ड्यू नहीं थी, सब्सिक्वेंट आप अर्न करेंगे, आज आप ले सकते हैं, जिसे ओवर ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो आपने ओवर ड्राफ्टिंग कर ली, जैसे जैसे आपके पास आता जाएगा वो आपका कटता जाएगा जब तक वो पूरा बराबर नहीं होता। लीव नॉट ड्यू ये होता है, ठीक है। और जिसमें कोई बीमारी है, सीरियस इलनेस वगैरह है, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ऊपर देखो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए रेड किया, नीचे विशेष जो है सीरियस इलनेस जो है, टीबी, कैंसर, मेंटल इलनेस वगैरह में, उसमें जो है 360 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस सब्जेक्ट टू कंडीशन गवर्नमेंट सर्वेंट हैज पुट इन अ मिनिमम ऑफ 1 साल की उसने सर्विस की हो, पोस्ट जो है जिससे वो जा रहा है वहां वापस आने की उसकी पूरी संभावना है, तो उसमें मतलब ये अथॉरिटीज के ऊपर है, वो देखे
कि ये वास्तव में इसके वापस आने की संभावना है, तभी दी जाती है। मेन इसका क्राइटेरिया ये है, लेकिन एडमिसिबल है। लीव सैलरी इसमें हाफ पे मिलती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। डेबिट भी आपके क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इसका जो है सब उसमें चलेगा एसपीएल अकाउंट में। If resign or retires voluntarily without returning to duty, L&D should be cancelled with recovery of leave salary from the date of commencement. अगर तो कोई लीव नॉट ड्यू पे है और वो रिटायरमेंट ले लेता है, रिजाइन कर देता है, तो टोटल जो लीव नॉट ड्यू दी थी वो सब कैंसिल करके उसकी रिकवरी कर ली जाती है उस पीरियड। इसमें भी देखो एक्सेप्शन है। If returns from leave not due but resign or retire before earning SPL, he shall refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently. तो जितना बची हुई, जितना रह गया उसको उसकी रिकवरी से या वो रिफंड कर देगा। But salary not to be recovered if retirement is due to ill health या death, जैसे पहले था। EOL, extraordinary leave may be granted to government servant in special circumstances when no other leave is admissible. When other leave is admissible, but government servant applies in writing for grant of EOL. आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, एब्सेंट है, अब जाना है छुट्टी या आप आगे रेगुलाइज करना है, तो वहां ऐसे केसेस में EOL ग्रांट की जाती है। EOL में आपकी कोई सैलरी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है। अब इसमें क्यों मिलेगी सैलरी? ईओएल का मतलब आपके पास लीव ही नहीं है। जब आपको ईओएल दे दी गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, उसमें सैलरी कहां से मिलेगी? ऑथराइज लीव ही नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं, केवल पीरियड रेगुलाइज होगा। हाँ, ईओएल कैन नॉट बी ग्रांटेड इन एक्सेस ऑफ अप टू 3 मंथ विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट टू ऑल ऑफिशियल, 6 मंथ ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑफिशियल विद मिनिमम ऑफ 1 years कंटिन्यूस सर्विस, अप टू 18 मंथ है ये फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, टीबी, लेप्रेसी। इसे ईयर ना पड़े, 18 मंथ है, अप टू 24 मंथ फॉर प्रोसीडिंग स्टडी सर्टिफिकेट टू बी पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन सर्कमस्टेंसेज में या इन केसेज में ये जो लिमिट्स हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ, 20 मंथ, ये यूएल ग्रांट की जा सकती है। बताइए। हाँ, एक्सटेंड करते जब स्टडी लीव के साथ इवन ईओएल भी ऐड हो जाती है। और प्रोसीडिंग देखो उन्होंने जाने के लिए लिखा है, उसके कंटिन्यूएशन में भी ले लेते हैं, इसमें जाने के लिए भी ले सकते हैं। अब लीव सैलरी का मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं कि किस लीव में क्या सैलरी के लिए आपका एंटाइटलमेंट है, या आपको मिलेगी, एडमिसिबल होगी। अर्न लीव, फुल लीव सैलरी इक्वल टू लास्ट पे, जो भी जिस पे से आप गए थे बेसिक पे से, वो पूरी सैलरी प्लस अलाउंसेज। कमिटेड लीव में भी फुल सैलरी प्लस अलाउंसेज। एसपीएल में लीव सैलरी इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ पे लास्ट बेसिक पे का हाफ प्लस अलाउंसेज। लीव नॉट ड्यू, हाफ ऑफ द बेसिक पे लास्ट जो आपने ड्रा करी थी प्लस अलाउंसेज। EOL not entitled to any leave salary, however HRA is admissible। समझ रहे? तो इसमें HRA मिलेगा केवल, कंपनसेटरी जिसे बोलते हैं लोग, बाकी कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। देखिए आज के ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, हमें बताओ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, 1 दिन भी आप आते हैं, 2 दिन भी आते हैं, आपको कैलेंडर मंथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अब पूरे एक महीने में आप EOL पे है कंप्लीट मंथ में, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि आए नहीं, लेकिन HRA मिलेगा। कैजुअल लीव, इसमें मिलती है ड्यूटी पे, लीव सैलरी नहीं बोलते उसको। ड्यूटी पे का मतलब है ड्यूटी पे है, कैजुअल लीव का मतलब आप समझ लीजिए गुड गैज आप ड्यूटी के ऊपर हैं, लेकिन किसी कारणों से आप ऑफिस से बाहर हैं, आप उस दिन आके काम भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उसे ड्यूटी पे बोला गया है कि आप ड्यूटी के ऊपर हैं। मैटरनिटी लीव, लीव सैलरी इक्वल टू पे लास्ट, मतलब फुल पे प्लस अलाउंसेज। पैटर्निटी लीव फुल पे प्लस अलाउंसेज। CCL
फर्स्ट 365 डेज में 100% बेसिक पे का और लीव सैलरी जो भी होगा प्लस अलाउंसेस, 365 के बाद 80% ऑफ बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। अब किसी कोई ईएल पे चले गया, लीव के ऊपर चले गया और वो वापस नहीं आ पाया, उसकी डेथ हो गई, इंक्रीमेंट की डेट आ गई, 1 जनवरी या 1 जुलाई आ गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई, अब वो वापस नहीं आया। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन लीव काइंड ऑफ ड्यू एनी काइंड ऑफ लीव फॉर विच एनी काइंड ऑफ लीव लिखा है, सब टोटल यूएल भी काइंड होती है, फॉर विच लीव सैलरी इज पेबल, यूएल को छोड़ के देखिए यहाँ पे क्लियर करा है, लीव सैलरी इज पेबल, जिसके लिए आपको लीव सैलरी मिल रही है, एचपीएल, कम्यूटेड और ईएल, a lump sum ex gratia payment in addition to normal entitlement may be allowed to the member of family। वो लीव के ऊपर था, लीव सैलरी मिल रही थी, सडन डेथ हो गई, डेट ऑफ इंक्रीमेंट इन बिटवीन आ गई, 5 जुलाई को, 5 जनवरी को डेथ हो गई, 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगना था, 1 जुलाई को रिटर्न नहीं हो पाया, नहीं लगा इंक्रीमेंट, अब उसके कंट्रोल से भी बाहर था। ऐसे केसेस में एक्स ग्रेसिया बोलते हैं, वो अमाउंट फैमिली को दिया जाता है। Ex gratia payment shall be difference of the amount between normal amount of leave salary as well as encashment and leave of amount of leave salary as well as leave encashment which, तो leave encashment के बीच का जो गैप है वो यहाँ फुलफिल हो जाता है, वो उनको दिया जाता है। तो कभी भी ऐसा कोई केसेस हो, इंक्रीमेंट आपने नहीं लगेगा उसका, लेकिन ये बेनिफिट जरूर उसके फैमिली को देना, इसको कैलकुलेट करना, उस डिफरेंस को, और उसका प्रपोजल सबमिट करना। मैटरनिटी लीव ये स्पेशल काइंड ऑफ लीव है, रेगुलर लीव से हटके, नॉर्मल लीव से हटके स्पेशल काइंड ऑफ लीव बोलते हैं इनको। मैटरनिटी लीव सब जानते हैं, 180 डेज फॉर प्रेगनेंसी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कमेंसमेंट, 2 वर्ड होते हैं, कन्फाइनमेंट और कमेंसमेंट। मैटरनिटी लीव में देखना और इसमें देखना, जब से शुरू करी आपने, कोई डेट नहीं है इसमें। 180 days for pregnancy from the date of its commencement, admissible only to the employee with less than 2 surviving children. 45 days for miscarriage, absorption, induced or otherwise. Miscarriage, abortion जो केसेज होते हैं वो आप जानते हैं, अपनी मेडिकल उनकी भाषा है। 45 डेज का है, उसमें फुल पे लीव सैलरी मिलेगी, मे बी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव, not admissible for threatened or abortion. Paternity leave admissible to a male government servant with less than 2 surviving children on birth of a child. Also admissible for valid adoption of a child below the age of 1 year. तो जो 1 साल से छोटा बच्चा है वहां भी पैटर्निटी लीव मिलेगी। एडमिसिबल फॉर 15 डेज, 15 दिन का, टू बी अप्लाइड अप टू बिफोर अप टू 15 डेज, 15 दिन अपने अप्लाई करना बिफोर और 15 दिन पहले या 6 महीने के अंदर। पैटर्निटी लीव का जितने भी है तो या तो 15 दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, डिलीवरी के 15 दिन पहले, देखिए एक्सपेक्टेड डेट डॉक्टर साहब देते हैं, या तो 15 दिन पहले अप्लाई कर दीजिए या विद इन 6 डेज कभी भी आप अवेल कर लीजिए। जरूरी नहीं कि एकदम आपको अवेल करना है, 6 मंथ तक आपका राइट है, 6 महीने में पहले, दूसरे, चौथे मंथ में, जब आपको कंफर्टेबल लगे आप लीजिए, और 6 महीने बाद आपका राइट लैप्स हो जाएगा, इसमें ये लैप्स हो जाएगी। लीव सैलरी इसमें फुल पे पे। लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय विथ फीवर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज। पैटर्निटी उसमें जो पीछे दिया था 15 दिन दिया था पैटर्निटी लीव वाले में, एडॉप्शन में, यहाँ 180 डेज है, लाइक मैटरनिटी लीव जितना पूरा उतना दिन का। मे बी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव, लीव सैलरी फुल, बेसिक पे, अलाउंसेस पूरे इसके ऊपर भी। चाइल्ड केयर लीव इसमें बहुत लंबा है, मोटे मोटे तौर पे आपको बता दें 730 डेज आपको इसमें मिलती है पूरी, जिनके अप टू for taking care of up to 2 children, where for rearing or look after any of their need like examination, sickness, etc.
तो ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए 730 days CCL also admissible to a single male employee। ये किसी ने अभी तक नहीं देखा होगा। अनमैरिड और विडोअर और डाइवर्स, इस केस में भी मेल जो सिंगल मेल है, पेरेंट फादर जो है, अगर वो सिंगल है, विडो है और डाइवर्सी है, तो उनको भी एडमिसिबल है। नॉट टू बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल इन कैलेंडर। आप जानते हैं 3 बार में, 3 स्पेल में साल में लेना है। फॉर सिंगल फीमेल एम्प्लॉय द ग्रांट ऑफ लीव शैल बी एक्सटेंडेड टू 6 स्पेल। जहां सिंगल फीमेल एम्प्लॉय है किसी वजह से, वो जो है 3 से उनके 6 स्पेल हो जाते हैं। नॉर्मल 3 है या 6 स्पेल है। नॉट टू बी ग्रांटेड लेस देन 5 डेज, से कम में 1 स्पेल में नहीं लेना, 5 या मोर। कंबाइंड की जा सकती है किसी भी रेगुलर लीव के साथ, इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके साथ सीसीएल के साथ इसे कंबाइन कर सकते हैं जिसमें मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूशन में हो। मे बी अवेल्ड ड्यूरिंग एलटीसी, एलटीसी में भी आप ले सकते हैं, एलटीसी जा सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन है, बच्चे का एग्जाम है, आपको तैयारी करानी है, ले जाना है, एलटीसी ले रहे हैं आप, एलटीसी भी आप सपोज कीजिए बेंगलोर जाना है, एलटीसी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां भी आप ले सकते हैं। Employee on CCL may be permitted to leave headquarters and proceed on foreign travel with clearance of appropriate competent authority in advance। foreign travel भी कर सकते हैं लेकिन प्रायर अप्रूवल के, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है। जो फॉरेन विजिट होती है उनके एक अलग क्लॉज है, अलग एप्लीकेशन है। आप लोग भेजते हैं जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं, उनके एक अलग एक्स इंडिया लीव वाली एक अलग एप्लीकेशन होते हैं, गाइडलाइंस अलग है पूरा। अब ये वह रिपीट हो गया 365 डेज में, और 85% और 100% भी पड़ा था जहां पे कि पेड अलाउंसेज का जिक्र हुआ था। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, WRILL, रिल, ये भी एक लीव होती है काइंड। किसको मिलेगी? द लीव हैज सब्स्टिट्यूटेड अर्लियर स्पेशल डिसेबिलिटी, ये जो पहले हुआ करती थी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। जब आप कोई ऐसे काम पर है जहां पर उनको ऐसा कोई काम परफॉर्म करना है, इलेक्ट्रीशियन है, करंट लग गया, वर्क को अपना जॉब को डिस्चार्ज करते हुए एडमिट करेंगे, हॉस्पिटल में जब तक रहेंगे, और ये इसमें जो लिमिट्स हैं उनको वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव मिलेगी। ठीक है। टू बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्पररी एंड परमानेंट हु सफर्स इलनेस और इंजरी दैट इज एट्रिब्यूटेबल टू और aggravated in performance of his official duties or in consequences or of his official position, full pay and allowances during the hospitalization, beyond hospitalization। अब यहाँ देखिए, जब तक हॉस्पिटलाइज रहेगा, वो चोट लग गई, इंजरी आ गई काम करते हुए जॉब के ऊपर, जब तक हॉस्पिटलाइज है फुल लीव सैलरी मिलेगी, फुल पे अलाउंसेज मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन से घर आ गए, फुल पे एंड अलाउंसेज फॉर फर्स्ट 6 months immediately following the hospitalization and half pay for 12 months beyond that। तो पहले 6 महीने तक तो जो है फुल पे, उसके बाद 12 महीने के लिए अप टू 12 महीने जो है, जो बचा हुआ है पीछे का बाकी हिस्सा, उस तक हाफ पे। अब इसमें है कि वो कम्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको उतना हिस्सा जब वो हाफ पे चले जाएंगे 6 महीने बाद, तो वो उस हाफ पे को कमिट कर सकते हैं जो उनको मिलने वाली, लेकिन उसके एसपीएल से उतना अकाउंट में लीव कर जाएगी, मिलेगी। वर्क रिलेटेड इंजरी लीव वाली जो है, अब 6 महीने बाद उसको हाफ पे मिलनी है। उसने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है मेरे को वर्क रिलेटेड इलनेस इंजरी लीव दे दो, मेरा आप एसपीएल से काट ली, तो फुल पे दे दीजिए मुझे, तो वहां से उसका फिर एसपीएल कटेगा, डिडक्ट होगा। स्पेशल लीव कनेक्टेड विद इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, कल सर ने बताई थी 90 डेज वाला। स्टडी लीव, स्टडी लीव देखिए हमने इसमें डाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आईसीआर के केस में मैंने लिख दिया है स्टडी लीव रूल्स रेगुलेशंस आर डिफरेंट फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एम्प्लॉय आर गवर्न्ड विद ARS स्टडी लीव रेगुलेशन
and amended time to time. The administrative employees are governed by study leave which is part of CCS leave rule. तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, उसके ऊपर एक अलग से कभी जब ट्रेनिंग होगी या हम ऑनलाइन कभी कर देंगे. Casual leave, it is not a recognized form of leave and not subject to any rule made by the government. इसका कोई रूल नहीं, विदाउट रूल है और कोई रिकॉग्नाइज फॉर्म नहीं है. 8 day कैजुअल लीव एडमिसिबल होती है, आपको मालूम है, फॉर एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल है, सर्टिफाइड डिसेबल है, जिनको हैंडीकैप्ड बोलते हैं. एडिशनल 4 दिन की एडिशनल लीव फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी ऑफ ऑफिस. अब डिसेबिलिटी वाले को 4 दिन का एडिशनल स्पेशल कैजुअल लीव इस के साथ देना है. An official on casual leave not treated as absent from duty and paid duty pay on the day of casual leave. मैंने पीछे बता दिया, ड्यूटी पे मिलती है, आप ड्यूटी के ऊपर है. It cannot be combined with joining time. Joining time के साथ इसे combine नहीं किया जा कि आपका जो है 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम था, आप 12 दिन आ रहे, 11वें दिन को बोल दिया जी इसे कंबाइन करके आपको रेगुलर लीव लेनी पड़ेगी. इट कैन बी टेकन ऑन टूर बट नो डीए. आप टूर पर जाएंगे, आपको 2 दिन 1 दिन की है, प्रायर अप्रूवल पे अपने टूर प्रोग्राम में शो कर दीजिए, आपको डीए नहीं मिलेगा उतने दिन का जितने दिन आपने कैजुअल लीव अप्लाई किया लिया है. इट कैन बी टेकन फॉर हाफ डे आल्सो. डिवाइडिंग लाइन इज लंच ब्रेक. आधा दिन लीजिए, डिवाइडिंग लाइन है आफ्टरनून फोरनून, सब जानते हैं. नॉर्मली नॉट ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 days एट एनी वन टाइम एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस. 5 दिन से ज्यादा एक सिंगल इंस्टेंस में नहीं देनी है, ज्यादा भी दे सकते हैं, स्पेशल कोई सर्कमस्टेंसेस हो, अथॉरिटीज उसको सैंक्शन कर सकती हैं. एलटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन सीएल. तो कैजुअल लीव के ऊपर आप एलटीसी भी जा सकते हैं. हाफ डे टू बी डेबिटेड ऑन ईच लेट अटेंडेंस. ये आप जानते हैं कि जितनी भी आपकी जो है लेट अटेंडेंस है, नॉर्मली 2 दिन जो है 1 घंटे का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो किसी भी आपकी लेट अटेंडेंस में हाफ डे आपकी जो है डेबिट की जा सकती है. हाउएवर लेट अटेंडेंस मैंने लिख दिया है नॉट मोर देन 2 occasion इन द मंथ. हाफ डे कैजुअल लीव कैन बी परमिटेड टू कंबाइन विद रेगुलर लीव एज एन एक्सेप्शन व्हेन इट इज अवेल्ड इन सेकंड हाफ ऑन द डे ऑफ ही रिमेन्स ऑन लीव ड्यू टू सिकनेस और अदर कंपेलिंग ग्राउंड. अब आप आज हाफ डे चले गए और कल रात को आप एडमिट हो गए, आप क्या करेंगे? कल से तो आप कमिटेड लीव जा रहे हैं. तो वहां ऐसे केसेस में कंपेलिंग ग्राउंड और सिकनेस में कंबाइन हो सकती है, क्योंकि आप चले गए थे, ग्राउंड कंपेलिंग है, आप बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज है. ऐसे केसेस में, जनरल नॉर्मल केसेस नहीं, जिसमें मैं घूमने जा रहा हूं, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में. स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव अप टू 30 days इन कैलेंडर ईयर फॉर प्रेस्क्राइब स्पोर्ट्स इवेंट. स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैक्सिमम अप टू 30 days दी जा सकती है. 30 days किसके लिए? कल्चरल एक्टिविटी ऑफ ऑल इंडिया और इंटर स्टेट कैरेक्टर ऑर्गेनाइज बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड. ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा बहुत चीजें इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि हम सीएसएस में नहीं आते या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते और हम उनसे जुड़े भी नहीं है, लेकिन मैं जनरली मैंने डाल दिया इसमें. अप टू 30 days इन कैलेंडर ईयर फॉर माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस approved by the India Mountaineering Foundation और by Youth Hostel Association of India. तो 30 दिन का आप माउंटेनियरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ये जो मैंने नीचे बताया फाउंडेशन और ये जो एसोसिएशन है, ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं कैंप, ट्रैकिंग के जो एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज कराते हैं. आप 30 दिन तक के लिए अप टू 30 days के लिए लीव ले सकते हैं, बशर्ते केवल ये जो फाउंडेशन एसोसिएशन है इनके थ्रू जा रहे हैं, इनके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं. और डिफरेंट स्पेशल स्पेल ऑफ पीरियड फॉर फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज अप टू 20 days इन अ कैलेंडर ईयर फॉर यूनियन एसोसिएशन एक्टिविटीज. या सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं यूनियन, उनके एसोसिएशन रजिस्टर्ड होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं. हमारे यहाँ ये है नहीं. नेचुरल कैलामिटी, बर्न एटसेट्रा इफ रेजिडिंग at places 3 miles away from their office when they are unable to attend the office due to dislocation of traffic arising out of natural calamity, bund etc. If it is picketing or disturbance of curfew, it may be granted irrespective of distance from the residence to office. देखिए, नेचुरल कैलामिटी हो गई, पेड़ गिरे हैं,
पहाड़ गिर गया है, 3 माइल से ऊपर आप रहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन कर्फ्यू लग गया, डिस्टर्बेंस हो गई, पिकेटिंग हो गई पुलिस की, ऐसे केसेस में कोई डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 500 मीटर 200 मीटर में आपके घर के बाहर कर्फ्यू लग सकता है, 100 मीटर पे लग सकता है, आपके घर के बाहर लग सकता है, तो कोई वहां कोई ऐसा लिमिट नहीं है। ऊपर 3 माइल की है, नीचे कोई नहीं है कर्फ्यू और पिकेटिंग में। मीटिंग कनेक्टेड विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 10 डेज इन कैलेंडर ईयर प्लस द मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर जर्नी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो बिजनेस होते हैं उसके लिए आप जो है स्पेशल कैजुअल लीव 10 दिन की ले सकते हैं कैलेंडर ईयर में, और जर्नी पीरियड उसमें जुड़ेगा। मैक्सिमम 20 डेज इन अ ईयर फॉर द एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद जो है, जो उनकी एक्टिविटीज होती है उसके लिए मैक्सिमम 20 दिन। जनरल इलेक्शन, ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन, लोकसभा, स्टेट असेंबली, लोकसभा और स्टेट असेंबली है, ध्यान देने की बात है। जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, an employee enrolled as voter in a constituency but having offices in another constituency are entitled to a day special casual leave on the day of election in their home constituency if his office is not closed on that। भाई आज हमारे यहाँ ऑफिस लग रहा है, मेरा हरिद्वार में कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा और राज्यसभा इसका स्टेट लेजिस्लेशन का, स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन या बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक दिन की कैजुअल लीव मुझे मिलेगी अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना राइट जो है वोट कास्ट करने का उसको अवेल करने के लिए। मैक्सिमम 10 डेज में बी ग्रांटेड टू डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप रिलेटेड टू डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसी। तो 10 दिन का जो है डिसेबल्ड जो है उनके लिए, डिफरेंटली एबल्ड है उनको 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया हो? स्टेट एंड नेशनल लेवल एजेंसी का, जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है उन्होंने। कैन बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव, एचपीएल इनके साथ कंबाइंड की जा सकती है। स्पेशल कैजुअल लीव, नॉट कैजुअल लीव, ये स्पेशल कैजुअल लीव है। एलटीसी कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग स्पेशल, एलटीसी भी आप जा सकते हैं। थैंक यू। एलटीसी अब देखो, इसमें आपने देखा होगा कई जगह एक्टिविटीज है, आप जा रहे हैं कहीं, समझ रहे, किसी भी एक्टिविटीज के लिए आप बाहर जा रहे हैं, कल्चरल दूसरी एक्टिविटी, हाथ में एलटीसी भी ले लें। आपने दिल्ली जाना है किसी एक्टिविटी, अभी इसमें पीछे कई एक्टिविटीज आई आउटसाइड आपके नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन के, आप जा रहे हैं, आपने बोला मैं जा रहा हूं, चलो एलटीसी भी अप्लाई कर देता हूं साथ साथ, तो एलटीसी इस कंडीशन में हो गया क्लियर, समझ गया बात को। इसमें पीछे 3-4 चीजें ऐसी दी कि आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं स्पेशल कैजुअल लीव में, वहां आप जा